हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हीरोज फॉर्मूला। नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक फॉर्मूला है जिसके बारे में हमें पढ़ना है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के काम आता है। चैप्टर बड़ा आसान है, एक ही एक्सरसाइज है, पहले दो हुआ करती थी, अब जब से नई बुक अपडेट हुई है जब से सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बची हुई है। ये चैप्टर आपको भविष्य में भी काम आएगा, मतलब 11th और 12th में, क्योंकि एरिया निकालने के काम आ रहा है और एरिया तो आपको 11th में भी निकालना पड़ेगा, 12th में भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक जरूरी है, और सेकंड पार्ट में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम बेसिक पहले कंप्लीट कर चुके होंगे। इसलिए ये क्लास ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू जब हम सेकंड क्लास लेंगे, क्योंकि बेसिक जरूरी है हर चैप्टर का, ताकि हम सारी टर्मोलॉजीज पहले ही समझ जाएं जो चैप्टर में आने वाली है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जो टर्मोलॉजीज आएंगी उसके बारे में हमें पहले से सब कुछ पता हो, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो पूरा फोकस क्वेश्चन पर हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हीरोज फॉर्मूला, क्लास 9। क्या काम आता है हीरोज फॉर्मूला? टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया बताने के ट्रायंगल के। अब थोड़ी सी जानकारी मुझे मालूम है आप लोगों को पता होगी, लेकिन कई लोगों को नहीं भी पता होगी, इसलिए मैं सबको साथ लेके चलता हूं कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल का मतलब होता है अ क्लोज फिगर, एक ऐसा क्लोज फिगर, अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ थ्री लाइंस, जो कितनी लाइन से बन रहा है? तीन लाइन से। और कैसा है? क्लोज, क्योंकि तीन लाइन से तो कोई भी फिगर बन सकता है। तो ये देखिए तीन लाइन हमें इस तरीके से अरेंज करनी है कि वो क्लोज हो जाए, क्लोज फिगर बन जाए। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जहां लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इन पॉइंट को बोलते हैं वर्टाइसिस। क्या बोलते हैं? वर्टाइसिस। तो अगर मैं बोलूं तो आपके पास वर्टाइसिस कितने हैं इस ट्रायंगल में, तो आप बोलेंगे तीन है। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। वर्टाइसिस वो पॉइंट होते हैं जहां पर दो साइड आके टकराएं, इंटरसेक्ट करें। अब मैं बोलूंगा इस ट्रायंगल में साइड्स कितनी है, तो आप बोलेंगे साइड्स भी तीन है। साइड्स मतलब जो ये आपने लाइन सेगमेंट से ट्रायंगल बनाया है उसको साइड्स बोलेंगे। तो यहां से लेके यहां तक ए बी हो गई, फिर यहां से लेके यहां तक बी सी हो गई, और फिर यहां से लेके यहां तक ए सी हो गई। तीन साइड्स हो गई। आप बी ए बोलें या ए बी बोलें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही आप ए सी बोलें या सी ए बोलें बात एक ही है ना, क्योंकि हम उसकी लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब एंगल की बात करें तो एंगल भी कितने होते हैं ट्रायंगल में? तीन। ए बी सी डिनोट कैसे करते हैं? ये जो सिंबल बनाया है मैंने एल को थोड़ा टिल्ट करके, इस ये एंगल का सिंबल होता है। अगर मैं ये सिंबल ना लगाऊंगा तो वर्टाइसिस को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए सिंबल लगाना जरूरी है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल में तीन ही वर्टाइसिस होते हैं, तीन ही एंगल होते हैं, तीन ही साइड्स होती हैं। और क्या होता है ट्रायंगल में? तो मैं बोलूंगा जो ट्रायंगल के सामने वाली साइड्स होती है जो कि BC है उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एंगल B के सामने वाली साइड AC है उसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंगल C के सामने वाली साइड है उसे स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे तो आप देखो BC का मतलब क्या हुआ, साइड्स जो BC है उसी को मैंने क्या बोल दिया? A। क्यों बोला? ये भी तो लिख सकता था BC, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप देखें यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है। तो जब हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो बार बार BC ना लिखना पड़े, इसलिए हम A लिख देते हैं, और हीरोज फॉर्मूला में यही A काम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप AC को क्या बोल सकते हैं? क्या ना, AC को मैं B बोल सकता हूँ। अगर आप B की जगह AC लिख देंगे, AC की जगह B लिख देंगे, कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है। लेकिन अगर हमें जब बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करनी रहती है तो बार बार AC लिखना अच्छा नहीं लगता, कैलकुलेशन बढ़ती है, बार बार दो वर्ड यूज हो रहा है, तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, सिर्फ बी यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से और कौन बचा? सी। सी साइड का नाम क्या है? ए बी। तो ए बी को आपने किससे रिप्रेजेंट करा? सी। याद रखने का तरीका, ए के सामने वाली साइड, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है, ये तीन साइड्स होंगी। एरिया हो गया। अब एरिया के बारे में बात करते हैं कि पूरे ट्रायंगल में एरिया ही पढ़ना है। एरिया का मतलब क्या होता है ना? एरिया का मतलब होता है कि जो भी आपने क्लोज फिगर बनाया है उसके अंदर कितनी जगह है। जैसे अगर आपने ये क्लोज फिगर बनाया है ट्रायंगल, है ना, इसके अंदर कितनी जगह है? देखिए मैं से एडिट कर रहा हूं, ये जो जगह है ये एरिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर बड़ा ट्रायंगल होगा तो एरिया ज्यादा होगा, छोटा ट्रायंगल होगा तो एरिया कम होगा। जब पूरे चैप्टर में हमें एरिया ही निकालना है ट्रायंगल का, जो कि हीरोज फॉर्मूला से निकलेगा, तो उसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। तो एरिया मतलब किसी भी स्पेस या फिगर के अंदर जो भी अंदर की जगह होती है उसे एरिया बोलते हैं। एरिया किस में मेजर करते हैं? तो याद रखिएगा एक आधा नंबर यहीं कट जाता है बच्चों का, है ना, जब अपन एंड में यूनिट नहीं लगाते। यूनिट क्यों जरूरी है?
तो जैसे मैं बोलूंगा आपके पास 10 है, तो ये 10 क्या है, हो सकता है आपके पास 10 रुपीस हो सकता है आपके पास 10 केजी हो। अगर यूनिट नहीं लगाऊंगा तो रुपीस लगाया अगर मैंने 10 के आगे, तो आप समझ जाएंगे पैसों के बारे में चर्चा चल रही है। लेकिन अगर मैंने केजी लगाया तो आप समझ जाएंगे कि वेट के बारे में बात चल रही है। वो वेट किसी का भी हो सकता है, टेबल का हो सकता है, फल फ्रूट किसी का भी हो सकता है। तो यूनिट बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना यूनिट के नहीं करते। तो एरिया हम किस में नापते हैं, एरिया हम नापते हैं स्क्वायर यूनिट में। किस में, स्क्वायर यूनिट में। स्क्वायर यूनिट का मतलब है कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर। अब कौन सी यूज करनी है ये हमें क्वेश्चन से मालूम चलेगा। अगर क्वेश्चन में मीटर यूज कर रहा होगा तो हम मीटर स्क्वायर यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर यूज हो रहा होगा तो हम सेंटीमीटर यूज करेंगे, और अगर कोई भी यूनिट यूज नहीं हो रही होगी तो हम सिंपली लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, जो भी नेसेसरी यूनिट है वो आप लगा लें और स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो वो समझ जाते हैं कि स्क्वायर यूनिट लिख दिया मतलब बच्चे ने सही लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट नहीं दी थी। चलिए ठीक है, ये आप समझ गए। एरिया के बारे में भी आप समझ गए कि अंदर की जगह को बोलते हैं एरिया। अब एक नई टर्मिनोलॉजी आएगी जिसका नाम है पैरामीटर। क्या, पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ बाउंड्रीज, BOUNDARY, बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ सम ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का सम, बाउंड्रीज का सम मतलब आप ए से चालू करना, ए से चलना स्टार्ट करिए इस फिगर में। तो आप देखिए ए से चलेंगे तो आप कहां पहुंच गए, बी तक, फिर बी से चलेंगे तो कहां पहुंच गए, सी तक, फिर सी से चलेंगे तो वापस कहां आ गए, ए तक। तो आपने पूरी जो ट्रायंगल है पूरी उसकी बाउंड्रीज पे चल लिया, पूरा कवर कर लिया। क्यों, क्योंकि आपने जहां से चलना चालू किया था आप वहीं आ गए। तो आपने जितनी डिस्टेंस चली उसको बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर किसी भी फिगर का, किसी भी, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, किसी भी का भी पैरामीटर जो होता है वो सम ऑफ बाउंड्रीज होता है। जैसे आपको अपने घर का पैरामीटर निकालना है तो आप क्या करिए, घर के किसी एक कोने से चालू चलना स्टार्ट कीजिए, सपोज करिए गेट से चलना स्टार्ट किया आपने, और आप पूरा घूम के वापस उसी गेट पे आ जाइए, मतलब पूरा सर्कल लगा के वहीं वापस गेट पे आ जाइए। फिर आप देखिए आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी। हो सकता है आपने 100 मीटर करी हो, या 100 फीट करी हो, या 100 सेंटीमीटर करी हो, वो आपके घर का पैरामीटर हो जाएगा। अब घर आपका किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। जबकि एरिया का मतलब क्या होता है कि घर के अंदर कितनी स्पेस है, जो आपके अंदर घर के अंदर स्पेस है उसको एरिया बोलते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन कभी नहीं रखिएगा। तीसरी बात कि एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया। पैरामीटर सम ऑफ बाउंड्रीज होता है ना। और एक चीज मैं बताना भूल रहा था, आपको याद आया कि जो सर्कल का पैरामीटर होता है उसी को सरकमफेरेंस बोलते हैं, उसी को सरकमफेरेंस बोलते हैं। सबने बोला कि मैं पैरामीटर को पैरामीटर ही बोलूंगा हर फिगर ने, लेकिन सर्कल ने बोला कि मैं पैरामीटर को सरकमफेरेंस बोलूंगा। बात एक ही है, वो भी सम ऑफ बाउंड्रीज ही है। पूरे आप सर्कल का एक चक्कर लगा लेंगे, जितनी डिस्टेंस कवर होगी वो सरकमफेरेंस होगी। तो पैरामीटर बोलना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन सर्कल अपने लिए सरकमफेरेंस यूज करता है तो हम सरकमफेरेंस यूज कर लेंगे। हालांकि पैरामीटर भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, समझ जाते हैं लोग, ठीक है। ये होता है सम ऑफ बाउंड्रीज। तो सम ऑफ बाउंड्रीज का मतलब है, देखिए आप यहां से यहां तक गए सी, फिर यहां से यहां तक गए ए, फिर यहां से यहां वापस गए तो बी। तो आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, पहले सी, फिर बी, नहीं सी ए बी, ये आपका पैरामीटर हो गया। पैरामीटर को किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, पी से। थोड़ा तरीके से लिख लूं तो आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, है ना, क्योंकि एडिशन में तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, 2+3 लिखें या 3+2, बात तो एक ही है, दोनों से आंसर 5 आने वाला है। चलिए ये पैरामीटर हो गया, ठीक है। अब ए का मतलब क्या था, ए का मतलब था कि बीसी, साइड बीसी, मैं बीसी भी लिख सकता था, ठीक है। बी का मतलब क्या था, एसी, एसी भी लिख सकता था, और सी का मतलब था ए बी, मैं वो भी लिख सकता था। लेकिन ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप सोचिए अगर मैं ए की जगह लिखता बीसी प्लस बी की जगह लिखता एसी प्लस ए बी की जगह सी की जगह लिखता ए बी, ये लिखता, इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? तो आप बोलेंगे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें मेरा टाइम भी बच रहा है, क्योंकि ए एक बार लग बन रहा ना पड़ रहा है, जबकि बी सी 2 बार लिखना पड़ रहा है, बी और सी। तो दोनों बात एक ही है। तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे आज से, क्योंकि अब हम बड़ी क्लास में आ गए। छोटी क्लास में हम यही चलते थे। अब आपको हमेशा ऐसे याद रखना है, ठीक है। बस एक चीज याद रखिएगा कि एंगल ए के सामने वाली साइड एंगल ए होती है स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ठीक है। कहीं भी हम नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब एक नई टर्मिनोलॉजी आएगी, यहीं पे आएगी इसी चैप्टर में, है ना, हीरोज फॉर्मूले में। उसका नाम होगा सेमी पैरामीटर। क्या, सेमी पैरामीटर। आप समझ गए होंगे कि पैरामीटर से लिंक है। सेमी मतलब होता है आधा। क्या होता है, आधा। आधा मतलब हाफ, ठीक है। किसी भी चीज का हाफ कैसे निकालते हैं, हाफ निकालना, जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास 10 रुपीस है तो इसका हाफ करिए, तो आप बोलेंगे 5 रुपीस, लेकिन आपने निकाला कैसे,
आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया, लेकिन आपने मन में जो कि बहुत जल्दी कर लिया होगा, आपने करा होगा 2 से डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करा होगा, तब आपका आंसर 5 आया होगा। तो हाफ करने का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, डिवाइड का सिंबल है डिवाइडेड बाय 2। तो सेमी पैरामीटर को हम किससे डिनोट करेंगे? एस से। तो किसका आधा होगा? पैरामीटर के आगे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पैरामीटर का आधा, सेमी पैरामीटर। ठीक है। अब पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल का? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि p की वैल्यू मैंने रखी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 अपनी जगह। तो आज से सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं इसलिए, क्योंकि कई बच्चों को जिन्होंने 7th और 8th में अपना थोड़ा बेस कमजोर कर लिया है या उनको समझ नहीं आया, उनको नहीं मालूम कि एरिया क्या होता है, पैरामीटर है ना, और ये ए बी सी क्या होते हैं, उनको मैं सीधे अगर क्वेश्चन पे लेके आऊंगा ना तो बड़ी समस्या होगी, उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा 1.5 करके जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है कई चीजें मैं ऐसी बता दूं जो आपको भी नहीं मालूम हो, या कुछ चीज को ऐसे समझा दूं जो आप भूल रहे हो लेकिन आपको हमेशा आज से हमेशा के लिए याद हो जाए। तो दोनों ही चीजें, तो क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है इसलिए मैं थोड़ा बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, है ना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने पे आएंगे ना तो फिर हम सीधे क्वेश्चन करेंगे, इनकी बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सेमी पैरामीटर लिखूंगा, आपको दिमाग में तुरंत सोचना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, पैरामीटर लिखा तो a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसीलिए हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है चैप्टर का, ताकि आपको जो भी टर्मिनोलॉजीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, वो पहले से उनके बारे में जानकारी हो। ठीक है, हम कहां तक पहुंच गए थे? सेमी पैरामीटर। यहाँ थोड़ा ट्रायंगल के बारे में एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो कि अभी जरूरत पड़ेगी। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अगर कभी भी कोई भी ट्रायंगल बन रहा है, चाहे वो छोटा बने, बड़ा बने, बहुत बड़ा बने, उसके तीनों एंगल का सम 180 होगा, नहीं तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। तीनों का हो सकता है ये 20 ले ले, है ना, ये 80 ले ले, तो कितने होगा? 100, तो बचा हुआ 80 ये ले लेगा, लेकिन तीनों का सम 180 होगा, 180 होगा, 180 से कम नहीं होगा, 179 भी नहीं चलेगा, नहीं तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और है, याद रखिएगा, कभी भी ट्रायंगल तब बन सकता है जब भी सम ऑफ any two sides, sum of any two sides is greater than थर्ड साइड। ट्रायंगल कभी भी, मतलब देखो, आपने 3 साइड्स ली, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, है ना, याद रखिएगा, और कभी फ्यूचर में आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब भी पूछा जाएगा। ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती है? तो जो भी 2 साइड्स ले रहे हो आप ट्रायंगल की, 3 साइड्स ले रहे हो तो किसी भी 2 को पकड़ो, किसी भी 2 को, उनका सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने आपसे पूछा, कहां पे कर दूं? यहां पे कर दे रहा हूं, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा एक ट्रायंगल है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की लेंथ ले रहा हूं और 3 सेंटीमीटर की लेंथ ले रहा हूं। ये 3 लाइन है आपके पास, ये लाइन 3 लाइन है। 3 लाइन से आपको ट्रायंगल बनाना है, तो आप क्या करोगे? एक क्लोज फिगर बनाओगे इसको पैक करने के लिए, है ना, ऐसा। लेकिन साइड्स की लेंथ क्या है? जो आपने लेंथ ली है वो कितनी ली है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो चेक करना है कि इनसे ट्रायंगल बनेगा या नहीं। तो मैंने शर्त क्या बताई है आपको कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो आपने बोला भैया मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का सम कर लेता हूं, सेकंड और थर्ड साइड का। तो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब बची हुई साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 जो होता है 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ट्रायंगल बन जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल, लेकिन तीनों शर्तें चेक करिए। जरूरी थोड़ी आपने ये दोनों चुनी, सामने वाले ने भी यही दोनों चुनी हो। तो फिर क्या करा कि एक और शर्त चेक करते हैं। आपने बोला मैं फर्स्ट और सेकंड साइड्स को लेता हूं, तो फर्स्ट है 1 सेंटीमीटर, सेकंड है 2 सेंटीमीटर, इन दोनों का सम करिए तो आप आएगा 3 सेंटीमीटर, और बची हुई साइड्स क्या है? 3 सेंटीमीटर। ये तो बराबर आ गई, जबकि इसको, जो कि 2 इन दोनों का सम था, इससे बड़ा आना चाहिए था। इसका मतलब है ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब है ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये शर्त होती है, कई आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा ये 3 साइड्स दिए हैं, इनसे ट्रायंगल बनेगा या नहीं, है ना। तो और ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती है? तो ये आपको लिखना आना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं बनेगा का क्या मतलब है? आपने 3 साइड्स ली, सपोज करिए आपने 3 लाइनें ली, 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, आपने बनाया। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे और उनको ज्वाइंट करेंगे तो ये दोनों तो ज्वाइंट हो गई, ये दोनों ज्वाइंट हो गई, हो भी जाएंगी, लेकिन तीसरी वाली देखिए थोड़ी बाहर चली गई या थोड़ी कम रह गई। सपोज करिए ये दोनों का थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, ये कम रह गई,
तो देखिए ये क्लोज फिगर नहीं बन पाया क्योंकि ये बीच में जगह खाली हो गई। देखिए आप देख रहे होंगे ये बीच में जगह बच रही है, क्लोज नहीं बन पाया। और ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है? क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइंस, 3 लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब है ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, उसके बारे में सब कुछ, ट्रायंगल बनने की शर्त, एरिया, पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, एंगल, वर्टाइसेस और क्या था, साइड्स। ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। एक चीज और, अब हम क्या करेंगे, हमें हीरोज फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। हीरोज फॉर्मूला किस काम आता है? ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए। लेकिन ट्रायंगल के कौन से, ट्रायंगल तो कई टाइप के होते हैं, आपको टाइप भी पता होगा छोटी क्लास में, कौन कौन से होते हैं? इक्विलेटरल, आइसोसेलियस, ठीक है, स्केलीन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक नाम जो शायद आपने नहीं सुना होगा उसका नाम है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मिक्स होता है। तो ये 7 ट्रायंगल होते हैं। किसके काम आता है हीरोज फॉर्मूला? तो उसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप ये जिसको ये जो अभी तक मैंने पढ़ाया इसके बारे में जानकारी अगर आपको थी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं थी तो भी आपने आज से सीख लिया, तो आगे से हमेशा इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और मुझे मालूम है कि इनमें से कई जानकारी आपको पहले से पता होगी, है ना। काफी जानकारी ऐसी होगी जो आपको पहले से पता होगी, क्योंकि ट्रायंगल तो हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी मेरा काम था बताना, क्योंकि ऐसा नहीं है आपको आता है तो सबको आता हो। कई बच्चों को नहीं आता है यार, उनने स्टार्टिंग में 5th 6th क्लास में थोड़ी कम मेहनत करी, लेकिन अब वो मेहनत करने के लिए तैयार है ना। तो उनको बताना मेरा काम। ठीक है, आपको आता है तो मैंने आपको बताया 1.5 करें, स्पीड करके आगे बढ़ जाएं, है ना। अब जैसे कई चीजें इसमें से मुझे मालूम है, उम्मीद है, अब नहीं पक्का मालूम है कि इनमें से कई चीजें कुछ तो सीखा होगा आपने, आपको नहीं मालूम होंगी सारी चीजें। हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला किसके काम आता है? टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने अभी लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल भी कितने टाइप्स के होते हैं तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, याद रखिएगा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कहाँ काम आएगा। आप एग्जाम दे रहे हैं एमपी बोर्ड का और सीबीएसई का। एमपी बोर्ड का तो चलो पेपर थोड़ा आसान आता है, सीबीएसई का इस साइड से ही क्या बना दिया गया है कि 50% कैसा पेपर आएगा, बिल्कुल कंपटीशन बेस्ड, मतलब थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, है ना। और 50% थोड़ा बुक से आएगा, है ना। तो आपको पूरी तैयारी करके जानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, जो मैंने अभी एक टॉपिक पढ़ाया था कि ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती, मतलब कंडीशन क्या होती। तो आपको बताना पड़ेगा कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसी तरीके से आप टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये 1 मार्क्स के लिए है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और बेसिक करने के लिए भी है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें 2 टाइप से पढ़ सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे हमने ट्रायंगल को ब्रेक डाउन करा कितने टाइप्स के होंगे। और एक किसके बेसिस पे करा? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल को बांटा। हमें ट्रायंगल को तो डिवाइड करना था, बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे थे हमारे, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, एक साइड्स के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं और फिर बाकी ट्रायंगल्स को एंगल के बेसिस पे कर देते हैं, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। चलिए ठीक है, साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से ट्रायंगल आए मार्केट में और एंगल के बेसिस पे कौन कौन आए? सबसे पहले आया कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरे नंबर पे आया आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। और तीसरे नंबर पे आया स्केलीन ट्रायंगल, SCLANE ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, है ना। और लेटरल मतलब होता है साइड्स, इसका मतलब है साइड्स इक्वल होंगी। तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? तो आप बोलेंगे 3, तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। बिल्कुल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पहले से पता है, और मैं बोल भी रहा हूं, अगर नहीं पता तो आप लिख लें, हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, जो भी आपको सफिशिएंट हो, मतलब जिसमें आपको अच्छा लगे लिख लें। ठीक है, नोट्स सबसे जरूरी होते हैं। तो इक्विलेटरल मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है इक्वल, और साइड्स, लेटरल मतलब साइड, तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। कैसे डिनोट करते हैं? ये ऐसे सेम सिंबल बना दो, चाहो तो एक एक डंडा या चाहो तो दो दो डंडे। तीनों साइड्स इक्वल होंगी, मतलब AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये कमाल की बात मैंने आपको बताई, क्या बताई? कि तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल एंगल के, इक्वल साइड्स के सामने वाली एंगल इक्वल होगा। क्या बोला?
इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, और इसका वाइस वर्सा भी है ना, अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होगी। छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, तो इसका मतलब है ये साइड्स, इस साइड्स के ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब मुझे आपको मालूम है, आपके दिमाग में एक चीज बात आई होगी कि अच्छा ट्रायंगल के तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है तीनों एंगल्स का सम 180, और तीनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब है हर एक 60 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो कुछ नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में, वो सिर्फ लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, और हर एक एंगल 60 डिग्री का, है ना। ये वो मानते हैं कि हमने सिर्फ इतना लिखेंगे, बाकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, बुक वाले जो बोलते हैं लिख के देते हैं, वो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि जो एंगल है वो 60 डिग्री का बनेगा, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है एंगल ए भी 60 डिग्री है, एंगल बी भी 60 डिग्री है, और एंगल सी भी 60 डिग्री है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस पे अपन देखो ए, ये वाली साइड ए हो गई, ये वाली साइड बी हो गई, और एंगल सी के सामने वाली साइड सी हो गई, और ये तीनों इक्वल होंगी, ए बराबर बी बराबर सी, अलग नहीं होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब है मैं पूरे में सबको ए भी बोल सकता हूं, सबको बी भी बोल सकता हूं, सबको सी भी बोल सकता हूं। डन, ठीक है। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है आइसो मतलब दो, तो इसका मतलब है दो साइड्स इक्वल होंगी। तो दो कौन सी साइड्स इक्वल होंगी, तो मैंने बोला कोई भी हो सकती है ना। जनरली इन दोनों को बना देते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल है, देखो दोनों पे सेम सिंबल बना दिया, फिर इस पे क्या ना, इस पे एक अलग सिंबल बना दिया। ये सिंबल भी जरूरी है, लोग समझ जाना आपको कि अच्छा इन दोनों पे सेम सिंबल लगा, इसका मतलब इन दोनों की साइड्स जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है दो एंगल इक्वल, दो साइड्स इक्वल है, और अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इक्वल साइड्स के सामने वाले भी एंगल भी इक्वल होंगे, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब है दो एंगल इक्वल, दो साइड्स इक्वल है, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसमें याद रखिएगा, है ना, टू साइड्स एंड टू एंगल आर इक्वल, आर इक्वल। जबकि इसमें क्या लिखेंगे, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइड्स अलग अलग होंगी, कोई भी इक्वल नहीं होगी। डायग्राम कैसा बनता है, ये बनाया मैंने, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया, यहाँ पे सी आया। अब देखिए इनका सिंबल, इस पे एक कट मारा, इस पे डबल मार दिया, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, और इस पे तीन मार दिए, इसका मतलब तीनों बराबर नहीं है, तीनों साइड्स अनइक्वल है ना। इसमें इसका मतलब है तीनों एंगल भी अनइक्वल होंगे, बिल्कुल, अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो एंगल भी इक्वल्स नहीं होंगे। और जो हीरोज फॉर्मूला बना है ना, वो इसी के लिए बना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, हीरोज फॉर्मूला कौन से ट्रायंगल के लिए बना है, इसी ट्रायंगल के लिए बना है। क्यों, इनके लिए जरूरत नहीं पड़ती क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बिल्कुल पड़ती है, लेकिन इसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला है। कहां लिख दूं, ऊपर लिखता हूं, है ना, आप समझ जाएंगे। एरिया कौन से ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, कितना, √3/4 और साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। साइड्स कौन सी, कह रहा तीनों साइड में से कोई भी हो, क्योंकि तीनों इक्वल होती हैं, ये भी एक कमाल की बात है। साइड्स कौन सी लेना है, तीनों इक्वल है, चाहे मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, या ये मिल जाए, बात तो एक ही है। तो √3/4 साइड्स स्क्वायर, और यहाँ √3 की वैल्यू क्या होती है, तो आज से याद रखिएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.73, और ये अप्रॉक्स वैल्यू रहती है। तो मैंने देखो अप्रॉक्स का सिंबल बनाया है, ऐसा थोड़ा सा सीधी लाइन रख के टिल्ट कर दो, ये अप्रॉक्स होता है। साथ ही साथ ये भी सीख जाओ, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41, ये भी अप्रॉक्स होती है ना। कभी हमें जरूरत पड़ गई तो हम यूज कर लेंगे। और ये कैसे नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल नहीं होते। क्या एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर का, कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए तो उसे इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। ये सब चीजें लिंक करते जाया करें, है ना। ये नहीं है कि अपन इसमें पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसी के बारे में, क्योंकि आपको तो पूरी बुक पढ़ के जाना है ना एग्जाम में, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के थोड़ी जाना है। तो जहां भी लिंक आए ना, जैसे √3 आया तो दिमाग में सोच लिया अच्छा √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 अप्रॉक्स। ये भी सोच लिया कि एक क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इसको इर्रेशनल नंबर क्यों बोल रहा है, क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर बैठा हुआ है, इसलिए इर्रेशनल नंबर बोल रहा है। फिर प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक 1 और एक वो खुद, इसीलिए उसको प्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो आपने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैं किससे निकाल लूंगा, √3/4 साइड स्क्वायर से। क्या हीरोज से नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे पास ये आसान है। हीरोज फॉर्मूला क्यों निकालूंगा जब मेरे पास आसान तरीका है, तो उससे भी निकालूंगा तब भी आएगा वही आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन है भी प्रूफ करने के लिए, कैसे आया, ठीक है। तो कैसे आया, हीरोज फॉर्मूले से प्रूफ कर देंगे हम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, हीरोज फॉर्मूला की। चलिए
और स्केलिन ट्रायंगल का उसके लिए तो पर्टिकुलर हीरोज फॉर्मूला ही बनाया है। ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या आ रही होगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने छोटी क्लास में सीखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। फिर ये क्या आ गया? तो मैंने बोला कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बिल्कुल होता है। और ये कौन से ट्रायंगल में लग जाता है? वो उन सभी ट्रायंगल में लग जाता है जिसमें मुझे हाइट पता है। सपोज करिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। मैंने मानने का बोला है। और सपोज करिए ये जो हाइट है, ये सपोज करिए 2 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर आ गई। तो मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, हाफ बेस कितना ले लूंगा? ये। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर ये जो लाइन है, डिस्टेंस जो हाइट है वो परपेंडिकुलर इसी साइड्स के ऊपर गिर रही है, इसलिए ये बेस हो गया। और हाइट के ले लूंगा 2 सेंटीमीटर। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा? ये वाला, हाफ बेस इनटू हाइट। तो फिर मैं हीरोज फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, हीरोज फॉर्मूले से भी करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन इससे जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको हाइट पता ही नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है और आप निकाल भी नहीं सकते, सपोज करिए आप निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। कई लोग बोलेंगे 3 4 5 से तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो मैं यहाँ 6 ले रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो 3 5 6, ठीक है। अगर इसकी हाइट निकाल पा रहे हैं तो आप हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, लेकिन आप हाइट निकाल ही नहीं पा रहे हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हीरोज फॉर्मूला। आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। मुद्दे की बात है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं? एरिया। किसका? ट्रायंगल का। कितने फॉर्मूले हैं? अलग अलग फॉर्मूले हैं। √3/4 साइड स्क्वायर, लेकिन ये सिर्फ किस में काम करेगा? इक्विलेटरल में। हाफ बेस इनटू हाइट, ये किस में काम करेगा? ये सभी ट्रायंगल में काम कर जाएगा। बस हाइट जरूरी है, बेस तो मिल ही जाता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, हाइट नहीं पता रहती और हम निकाल भी नहीं पाते। कई क्वेश्चनों में निकाल पाते, कई में नहीं निकाल पाते, ठीक है। इसके लिए ये हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला भी किसके काम आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल के। किस ट्रायंगल में लगेगा? सभी ट्रायंगल में लग जाएगा, ठीक है। बस इसकी शर्त है, ये किस में लगेगा? ये सिर्फ इक्विलेटरल में लगेगा। तो मुद्दे की बात यही है कि हम एरिया निकाल रहे हैं और हमारे पास कई तरीके हैं निकालने के, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दी होगी या जो भी डाटा गिवन होगा उसकी मदद से हम निकालेंगे। आप सपोज करिए इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया और उसकी साइड्स दे दी 3 सेंटीमीटर। क्या दे दी? 3 सेंटीमीटर। तो आप हीरोज फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, ये निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। इतना टाइम क्यों खर्च करेंगे? ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि सारे फॉर्मूले एक ही हैं, कहां पहुंचा रहे हैं आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल के पास, ठीक है। तो मेनली ये हीरोज फॉर्मूला किसके लिए बना? स्केलिन ट्रायंगल के लिए मेनली, क्योंकि इसकी हाइट निकालना मुश्किल होता है, जबकि आइसोसेलेस की हाइट निकालना पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। ये आपने समझ लिया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सबसे पहले आया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाम से ही समझ में आ रहा है कौन से वर्ड यूज हो रहा है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। अब देखिए, आपका एक चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, उसमें आएगा एक्यूट एंगल। तो यहां अगर वहां नहीं आता तो फिर यहां अपन को गड़बड़ हो जाएगी। तो सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है और हमें पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। 90 डिग्री से कम होने चाहिए, 89 भी चल जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो उन सारे एंगल्स को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरे नंबर पर है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जो 90 से 180 के बीच में होते हैं। तो 90 से 180 के बीच में होगा तो कोई एक एंगल, डायग्राम कुछ लगभग ऐसा बनेगा, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा है ना। ये जो ट्रायंगल बना ये कौन सा है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। याद रखिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि हमें सम 180 भी करना है तभी ट्रायंगल बन पाएगा। लेकिन ऑब्ट्यूस में सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, बाकी के 2 एक्यूट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल कहां से स्टार्ट हो जाते हैं? 91 से। अगर गलती से 2 भी 91 हो गए, 2 एंगल भी 91 हो गए, तो आपसे यहीं पे सम आपका 182 डिग्री आ जाएगा, जबकि तीनों का सम 180 आना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा एंगल बन ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही ट्रायंगल बिगड़ जाएगा आपका। तो इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में याद रखिएगा कि सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है, बाकी के 2 क्या होते हैं? एक्यूट ही होते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम ही होंगे। अब तीसरे नंबर पर आता है जो कि सबसे फेमस है, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये ए बी सी, इसका डायग्राम फिक्स रहता है, क्योंकि 90 डिग्री बनाना है आपको, तो 90 डिग्री आपने देखा होगा प्रोटेक्टर पे ऐसा ही बनता है।
ठीक है, दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और ये, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे की, तो डायग्राम यही बनेगा। यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का। सिंबल क्या रहता है 90 डिग्री का, ये। बाकी के दो एंगल क्या होंगे, अगर एक 90 हो जाएगा तो बाकी के दो एक्यूट होंगे। क्यों, क्योंकि सम टोटल 180 करना है, तो उनकी मजबूरी है कि दोनों के दोनों एक्यूट हो। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी के दो मुझे नहीं मालूम क्या होंगे, लेकिन एक्यूट होंगे। एक्यूट में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है एक 30 हो तो दूसरा 60 हो जाए, ठीक है। और जो आपको मालूम है एक चीज और याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम बनी थी। कौन सी थ्योरम बनी थी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनी थी। क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे लिख दे रहा हूं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। लोग इसे थोड़ा ट्रिक से भी याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं, जैसे होता है ना हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, हर घर में होती है ये बीमारी, तो लोगों ने इसे एक ट्रिक से नाम रखा, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेनियस को, बी बेस को, पी परपेंडिकुलर को। हाइपोटेनियस क्या होती है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, और यही सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। कोई पूछेगा ऐसा क्यों, सबसे बड़ी हाइपोटेनियस ही क्यों होती है, तो बोलना कि एक प्रॉपर्टी होती है एंगल्स की, जो ये बोलती है कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड से इक्वल होगी, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि बाकी के दोनों तो एक्यूट है। तो उसके सामने वाली साइड जो भी होगी वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि ये एंगल सबसे बड़ा है, तो उसके सामने हाइपोटेनियस होती है, इसीलिए हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, इसे लॉन्गेस्ट साइड बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस कहाँ होंगे, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं कि एक्यूट एंगल पे, किस एंगल के बारे में चर्चा चल रही है। जैसे आपने बोला मैं एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, सी के बारे में, तो एंगल सी के सामने जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो बेस बची हुई साइड को बेस बोल देंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अब सपोज करिए आप एंगल ए के बारे में बात कर रहे होते, तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ये बीसी, ये परपेंडिकुलर हो जाती, तो बची हुई साइड बीसी हो जाती। हाइपोटेनियस वहीं के वहीं है, हाइपोटेनियस शिफ्ट नहीं होता। परपेंडिकुलर और बेस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग शिफ्ट होते रहते हैं, कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा, डिपेंड एक्यूट एंगल, ठीक है। ये कितने, तो इसका मतलब है आपने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड्स के बेसिस पे 3 होते हैं, एंगल के बेसिस पर भी 3 होते हैं, लेकिन एक फेमस और है जिसको अपन थोड़ा इसको मिटा के फिर बताता हूं उसके बारे में, है ना। एक लास्ट बचता है, वो भी इसी में आ जाएगा, इन दोनों को मिला के बनता है वो, है ना, इन दोनों को मिला के बनता है। चलो, तो आपने देखा होगा कि हीरोज फॉर्मूला में हम ट्रायंगल के बारे में तो पढ़ेंगे और ट्रायंगल के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन उसके पैरामीटर के बारे में भी चर्चा करनी होगी। और ट्रायंगल कई तरीके के आएंगे, एक्यूट भी आएगा, राइट एंगल भी आएगा, स्केलिन भी आएगा, जिनके बारे में हम पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, ताकि जब हम क्लास स्टार्ट करें अपनी मेन, तो फिर इनके बारे में हमें चर्चा करने की जरूरत ना पड़े, सबके बारे में हमें सब कुछ पहले से मालूम हो, ठीक है। आपने 3 ट्रायंगल पढ़ लिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक फेमस ट्रायंगल है जो कि दोनों में आएगा, है ना, 4th नंबर पे लिख दे रहे हैं, जिसका नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, आप देख रहे हैं इसमें दो प्रॉपर्टी काम कर रही हैं, आइसोसेलेस की भी काम करेगी और राइट एंगल की भी करेगी। आइसोसेलेस क्या होता था, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती थी, और राइट एंगल क्या होता था, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता था। तो अब इन दोनों को मिला के बनाएंगे, मिला के कैसे बनाएंगे, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब कौन सी दो साइड्स इक्वल होंगी, तो आपको मालूम है 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी होती है, तो ये तो कभी इक्वल नहीं हो सकती। तो कौन सी दो इक्वल होंगी, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि आपने बोला था कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इन दोनों साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बिल्कुल। टोटल एंगल सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो बचा कितना, 90। 90 कौन होगा, ये दोनों मिला के, और ये दोनों बराबर भी हैं। अगर दोनों बराबर हैं और दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो पक्की बात है कि ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, तभी दोनों बराबर भी होंगे और सम 90 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने मुझे बोल दिया कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ इतना बोला, तो मैं समझ जाऊंगा कि दो साइड्स इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल 90 है, बाकी के दो एंगल 45 डिग्री भी है। ये वो नहीं बोलेंगे, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा, वो सिर्फ इतनी लाइन लिखेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने सारे टाइप पढ़ लिए ट्रायंगल के, इतने ही टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीरोज फॉर्मूला की। हीरोज फॉर्मूला क्या किसके लिए बना था? ये वैसे तो मेनली स्केलीन ट्रायंगल के लिए बना था, स्केलीन ट्रायंगल के लिए, है ना, क्या फाइंड करने के लिए? उसका एरिया। लेकिन हम बाकी के ट्रायंगल में लगाएंगे तो गलत नहीं है, उनसे भी आंसर आएगा। मैंने बताया था आपको कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हाफ बेस इनटू हाइट, जो कौन से ट्रायंगल में लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में, और उन सभी ट्रायंगल में जिसमें हमें हाइट मालूम होगी। एक पढ़ा था हमने √3/4 साइड स्क्वायर, ये कब लगेगा? जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और किसी में नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए किस में लग जाएगा? सब में लग जाएगा। ठीक है, जहां पे हमें तीनों साइड्स की लेंथ मालूम होगी, सबसे आंसर सेम ही आएगा। वो तो सब घुमा फिरा के पहुंचा रहे हैं आपको एरिया के पास ही। एरिया निकालने का तरीका है आपके पास, हीरो से निकाल लो, चाहे हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लो। फिर हम हाफ बेस इनटू हाइट क्यों हमेशा यूज नहीं करते? मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा केस बन जाता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम हाइट निकाल पाए, हम हाइट निकाल ही नहीं पाते। अब हाइट नहीं निकाल पाएंगे तो हाफ बेस इनटू हाइट हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम फिर किसकी मदद लेते हैं? हीरोज फॉर्मूला की। आंसर सबसे सेम आएगा, याद रखिएगा, एक ही चीज के अलग अलग फॉर्मूले हैं, बस हमें अपनी जरूरत के हिसाब से उनका यूज करना है। अब हीरोज फॉर्मूला होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं, है ना। फिर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे सारे के सारे एक ही बार में। ABC 3 साइड्स, ठीक है, ट्रायंगल बन गया। मैंने आपको बताया था एंगल ए के सामने वाली साइड्स को आप एंगल स्मॉल ए बोलेंगे, एंगल बी के सामने वाली साइड को आप स्मॉल बी बोलेंगे, और एंगल सी के सामने वाली साइड को आप स्मॉल सी बोलेंगे। ठीक है, तो हीरोज ने एक फॉर्मूला दिया। हीरोज कौन थे? इजिप्ट के थे, है ना। इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, अपनी बुक एक पब्लिश करी थी, उसमें इस फॉर्मूले का जिक्र था। उन्होंने बोला कि अगर कभी भी आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, और उसमें आपको ये साइड्स पता है, ये वाली पता है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पता है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पता है, तो आप एक फॉर्मूला यूज करें जिसकी मदद से आपको इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया का मतलब है कि कितनी जगह है इस ट्रायंगल के अंदर, ये आप पता कर सकते हैं। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला? तो उन्होंने बोला अंडर रूट लगाएं, आप क्या लगाएं? अंडर रूट। यहां पे क्या लिख दे? ए मतलब एरिया। ठीक है, अंडर रूट लगाएं। अंडर रूट लगाने के बाद ये एस ना लिखें, आप क्या करें? 3 ब्रैकेट लगाएं। कितने ब्रैकेट? 3 ब्रैकेट। सबके बाहर एस लिख दें। एस एक बाहर लिखा, यहां एस, यहां एस, यहां एस। 3 ब्रैकेट लगाए हैं, तो ब्रैकेट तब लगाया जाता है जब 2 लोग होते हैं, एक टर्म के लिए ब्रैकेट थोड़ी लगाया जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 लोग आने वाले हैं, तो मैंने क्या लगाया? बीच में सब में माइनस, सब में बीच में माइनस। फिर क्या आएंगे? हमें मालूम है ट्रायंगल की 3 साइड है, एक ए है, एक बी है, और एक सी है। तो एक बार ए लिखिए, एक बार बी लिखिए, एक बार सी लिखिए। ये आपका हीरोज फॉर्मूला है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट करना है। आपको मालूम है एस भी एक नंबर होगा। एस आपने पहले ही पढ़ चुके थे, एस क्या होता था? पैरामीटर का आधा। फुल फॉर्म क्या होता है? सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा मतलब p/2। और पैरामीटर क्या होता है? सारी बाउंड्रीज का सम, ये भी आपने पहले ही बता दिया था। तो a+b+c/2। तो आज से हमारे लिए s का फॉर्मूला क्या होगा? या तो p/2 या a+b+c/2, बात एक ही है, कोई भी यूज कर लें। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है एस भी एक नंबर होगा और ए भी कोई नंबर होगा, 2 नंबरों को सबट्रैक्ट करेंगे तो एक नंबर मिलेगा। यहां से भी एक नंबर मिलेगा, यहां से भी एक नंबर मिलेगा, और ये एक नंबर है ही। चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर रूट लगा है, रूट सिंप्लीफाई करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बस एक गलती जो कि लगभग कई बच्चे कर देते हैं, और उसमें सिर्फ उनका आधा मार्क्स जाता है, जो कि बड़ा है ना। क्या? कि एरिया कभी भी आंसर लिखे तो यहां पे लिखें स्क्वायर यूनिट। क्या लिखें? स्क्वायर यूनिट। ये मैंने आपको बताया था, एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। अगर वहां पे मीटर है तो हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर उन्होंने मीटर यूज करा है, सेंटीमीटर यूज करा है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। और आपको अगर कंफ्यूजन है तो मैं तो कहता हूं सिर्फ स्क्वायर यूनिट लिख दें, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यूनिट, यूनिट मतलब जो भी यूनिट बुक में यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो यूनिट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, जैसे मीटर स्क्वायर पावर 2 लगी। ठीक है, तो आप स्क्वायर यूनिट भी लिख के आ जाएंगे तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। बिना यूनिट के आप लिख के आ गए तो आपका आधा मार्क्स गया, क्योंकि आपको नहीं मालूम ना। आपने अगर 10 लिख दिया तो किस बारे में चर्चा चल रही है? हो सकता है 10 रुपीस हो, तो पैसे के बारे में बात चल रही। हो सकता है 10 केजी होता, तो इसका मतलब है वेट के बारे में वजन चल रही, बात चल रही, वजन वजन के बारे में। तो इसलिए यूनिट जरूरी है, बिना यूनिट के आप लिखेंगे तो आपका आधा मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन कैसा आएगा हीरोज फॉर्मूला का? पूरा चैप्टर यही है, पूरे चैप्टर में हमें बस यही बार बार ये फॉर्मूला लगाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर देना है, बस सिंपल। क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा? जैसे आप एक रफली डायग्राम बना लीजिए। मैंने बोला ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है,
मुझे इसका एरिया चाहिए इस ट्रायंगल का, तो मुझे मालूम है ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड पता है, तो इसका मतलब है मैं हीरोज फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, क्योंकि आपने बताया था कि ए के सामने वाली साइड को ए बोलेंगे तो ए बराबर 7 आ गया, बी के सामने वाली साइड को बी बोलेंगे, इसका मतलब बी की वैल्यू 6 आ गई, और सी के सामने वाली साइड को सी बोलेंगे, इसके लिए एंगल, इसके लिए सी आ गया मेरा एंगल सी के सामने वाली साइड। तो एबीसी मिल गए, ये एबीसी उठा के कहां रख दूंगा, यहाँ पे। उससे पहले मुझे एस भी निकालना पड़ेगा। एस क्या होता है, पैरामीटर का आधा। पैरामीटर क्या होता है, तीनों का सम, आप मन में कर सकते हैं, 6 5 11 और 7 18, ये 18 क्या आया मेरा, पैरामीटर आ गया। अब यूनिट क्या लगाऊंगा, हो सकता है ये सेंटीमीटर में दिए हो सारे, ठीक है, क्योंकि लेंथ है तो सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी, किलोमीटर नहीं कर सकते क्योंकि किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है। तो इसका मतलब पैरामीटर क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर। तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का आधा, मतलब p/2, मतलब 18/2, और 18/2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यू मुझे यहां सब्स्टिट्यूट करना है, आप देखो मन में भी कर सकते हो, s की जगह 9, ब्रैकेट में क्या लिखा है, s माइनस ए, मन में कर लो, s माइनस ए मतलब 9 माइनस का a कितना है, 7, 9 माइनस का 7 2 आ गया। फिर s माइनस का b, s माइनस की मतलब 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना आ गया, 3। हम वहां प्रॉपर करेंगे, ये मैं बता रहा हूं कि कितना आसान है ना, कि छोटी कैलकुलेशन भी अगर हमें आती है तो हम कितने जल्दी कर सकते हैं। कहां तक पहुंच गए थे, s माइनस बी तक। अब लास्ट बचा s माइनस सी, s माइनस सी मतलब 9 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 4। सबके ऊपर क्या लगा दूंगा, रूट, इनको सिंप्लीफाई कर लूंगा और जो भी आंसर आएगा उसके एंड में क्या लगा दूंगा, स्क्वायर यूनिट। इतना ही सिंपल है, बिल्कुल। पूरे चैप्टर में हमें बस यही पढ़ना है ना। अगर कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेगी तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। और अगर हीरोज फॉर अगर स्केलिन ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो हम सिर्फ हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे बस। तो बाकी का पूरा इंट्रोडक्शन क्यों था, क्योंकि चैप्टर में जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिक्र हो, राइट एंगल ट्रायंगल का हो, आइसोसेलेस राइट एंगल का हो, या इससे कोई ऑब्जेक्टिव बने तो मैं सारे कर लूं। बाकी पूरा कुछ पहले 2 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब एक बची है, एक हटा ही दी उन्होंने। और इस एक्सरसाइज में सिर्फ मुश्किल से 8 या 10 क्वेश्चन है और सारे हीरोज फॉर्मूला लगाना है और आंसर लेके आना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अगर वहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि वहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, क्यों, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा तो हमारे दिमाग में सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, और इसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है। इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से बनाई जाती है, ताकि क्वेश्चन करते वक्त जो भी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, जो भी वर्ड आ रहे हैं, सबके बारे में मुझे पहले से डिटेल में जानकारी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।